1990 से 2002 के दौर को याद करिए। ये वो दौर था जब बिहार में नक्सली खून खराबा कर रहे थे। जमीन पर कब्जा कर लेना बेहद सामान्य बात थी। जिस किसी ने भी उनका विरोध किया उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। पूरा बिहार रक्त रंजित था। किसकी हत्या कब हो जाए कोई नहीं जानता था। बड़ा सवाल यह था कि इन नक्सलियों को रोका कैसे जाए। इन नक्सलियों की गोली का जवाब गोली से कैसे दिया जाए। जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे उन्हें बचाया कैसे जाए। बिहार विमर्श में डूबा हुआ था। जवाब किसी को नहीं सूझ रहा था। फिर एक नाम सामने आता है, परमेश्वर नाथ सिंह उर्फ परमेश्वर मुखिया। उन्होंने तय किया कि जवाब दिया जाएगा, बहुत कायदे से जवाब मिलेगा। गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा और दिया भी गया। बहुत कायदे से जवाब मिला। परमेश्वर मुखिया के सुपुत्र और अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान महासंघ के अध्यक्ष कुमार इंदुभूषण के अनुसार 1994-95 के बीच उन्होंने रणवीर किसान महासंघ नाम से संगठन बनाया था। पुलिस ने इसे रणवीर सेना का नाम दिया। हालांकि रणवीर सेना नामक कोई संगठन रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड है तो रणवीर किसान महासंघ। खैर, रणवीर सेना के सदस्यों ने बेगुनाहों की हत्या के लिए हथियार उठा लिया। जहां जहां अत्याचार हुआ था सबका हिसाब चुकता किया गया। रणवीर सेना और परमेश्वर मुखिया पर यह आरोप लगा कि 12 और सेनारी का बदला लेने के लिए 1 दिसंबर 1997 को लक्ष्मणपुर बाथे में 58 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। बथानी टोला समेत कुछ और नरसंहारों में भी रणवीर सेना पर आरोप लगे। 29 अगस्त 2002 को पटना के एग्जीबिशन रोड से परमेश्वर मुखिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। परमेश्वर मुखिया को उस वक्त तक 277 लोगों की हत्या और उनसे जुड़े 22 अलग अलग मामलों का आरोपी बनाया गया था। 9 साल जेल की सजा काटने के बाद 8 जुलाई 2011 को उनकी रिहाई हुई थी। जेल से छूटने के बाद परमेश्वर मुखिया ने अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान महासंगठन के नाम से संस्था बनाई थी और कहा था कि वो मुख्य धारा में आकर अब किसानों के हित की लड़ाई लड़ेंगे। ये सत्य है कि अगर परमेश्वर मुखिया न होती तो नक्सलियों का अत्याचार बढ़ता ही जाता। ये भी सत्य है कि अगर परमेश्वर मुखिया न होते तो ये लाल झंडे वाले न जाने कितनों की जमीन हड़प चुके होते। और यह भी सत्य है कि परमेश्वर मुखिया के होने से ही अगड़ों में एक नए जोश का संचार हुआ। सत्य यह भी है कि नक्सलियों का खात्मा करने में रणवीर सेना ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन समाज का एक वर्ग ऐसा था जो मानता था कि परमेश्वर मुखिया के कारण ही नक्सली मूवमेंट कमजोर पड़ा है। उन्हें यह मंजूर नहीं था। 1 जून 2012 की बात है। सुबह के 4:15 बज रहे थे। परमेश्वर मुखिया हर रोज की तरह उस दिन भी सूर्योदय से पहले उठ गए थे। उस दिन भी वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। ये उनकी दिनचर्या में शामिल था। 9 साल जेल में सजा काटने के बाद आजाद जीवन जी रहे थे और परमेश्वर मुखिया पर इसी दौरान घर से 200 मीटर ही दूरी पर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई। गोली चलाने वाले 6 लोग थे। परमेश्वर मुखिया की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। जैसे ही उनके समर्थकों को पता चला कि परमेश्वर मुखिया की हत्या कर दी गई है, पूरा बिहार तनाव में आ गया। उस दिन उनके समर्थक गमगीन थे। आंखों में क्रोध की चिंगारी थी, मुट्ठियां भींची हुई थीं। गुस्से में होठ फड़क रहे थे, लेकिन सब शांत थे। अंतिम यात्रा निकली। इसमें 3 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। मुखिया जी के पंचतत्व में विलीन होने के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई। क्या आरा, क्या पटना, क्या औरंगाबाद और क्या जहानाबाद, कौन सा जिला ऐसा बचा जहां उपद्रव और हिंसा नहीं हुई। आरा में सरकारी तंत्र को निशाने पर लिया गया। स्टेशन से लेकर सर्किट हाउस तक आग के हवाले सब कुछ कर दिया गया। आरा में भीड़ ने तत्कालीन डीजीपी अभयानंद पर भी हमला बोलने की कोशिश की थी। कहते हैं उन्हें थप्पड़ मारे गए थे। बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सीपी ठाकुर और पूर्व विधायक रामाधार शर्मा पर भी हमला हुआ था। ये वो गुस्सा था जो एकाएक फट पड़ा था। गुस्से का फटना बेहद लाजमी था, क्योंकि हत्या उनकी हुई थी जो नक्सलियों पर नकेल कसने में सफल हुए थे। हत्या उनकी हुई थी जिन्होंने मासूम लोगों को मौत से निकाला था। जब उनकी ही हत्या हो जाए तो आप लोगों को क्या समझाएंगे, कैसे समझाएंगे और रोकेंगे कैसे। यह भी कमाल की बात है कि परमेश्वर मुखिया की हत्या के आज 10 साल हो गए, लेकिन अब तक ये नहीं पता चला कि उनकी हत्या की किसने। उनकी हत्या के 1 साल बाद जुलाई 2013 में सीबीआई ने इस मामले की प्राथमिकी दर्ज की थी, लेकिन वजह और कातिलों को पकड़ना तो दूर, सीबीआई अपराधियों का सुराग तक नहीं लगा पाई। सीबीआई की तरफ से इस केस की जांच शुरू करने के बाद कातिलों का सुराग पाने के लिए 3 बार 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा हुई, लेकिन ये सब कुछ व्यर्थ गया। नतीजा अब तक शून्य है।
उनके सुपुत्र कुमार इंदुभूषण ने बीते साल ही कहा था कि राज्य सरकार की मंशा सही नहीं है। बिहार पुलिस ने तो इस केस को डाइवर्ट करने और सबूत मिटाने की भी कोशिश की थी। सीबीआई भी इस केस को खा गई। सैकड़ों लोगों से पूछताछ के बाद भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। एक युवक ने 164 के तहत सीबीआई कोर्ट में बयान भी दर्ज कराया था। उसे सुरक्षा प्रदान की गई, मगर अब तक जांच कर रही टीम कुछ खास हासिल नहीं कर पाई। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।